वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी। हालांकि हिंदू समाज को चिंतित करने वाले इस मामले की जांच अभी जारी है और एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट भी आनी शेष है, लेकिन उसकी प्रतीक्षा किए बिना अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे लोगों को भरोसा हो कि दोषी बचेंगे नहीं और भविष्य में दान का हिसाब किताब निर्भीक एवं विश्वसनीय तरीके से होगा। चढ़ावा चोरी प्रकरण केवल राम मंदिर ट्रस्ट की नाकामी को उजागर करने वाला ही नहीं, बल्कि हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला भी है। यह मामला एक तरह से हिंदू आस्था के साथ छल है। इस छल के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होते हुए दिखनी ही चाहिए। इसकी पहल राम मंदिर ट्रस्ट को अपने स्तर पर भी करनी चाहिए, क्योंकि उसकी लापरवाही के चलते लोगों के भरोसे को गहरी चोट पहुंची है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान मंदिर निर्माण के पहले से आ रहा है। कायदे से तो पहले ही ऐसी व्यवस्था बना ली जानी चाहिए थी जिससे दान राशि के प्रबंधन में किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहती। यह निराशाजनक है कि यह काम राम मंदिर निर्माण और प्रबंधन के लिए ट्रस्ट के गठन के बाद भी नहीं हो सका। यह समझना कठिन है कि जब करीब 6 वर्ष पहले दान राशि की गणना को लेकर एक ऑडिट फर्म ने सवाल उठाए थे तो उसकी अनदेखी क्यों की गई। इस प्रश्न का उत्तर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को देना चाहिए। ऑडिट फर्म ने दान पात्रों के हिसाब किताब में खामियों को दूर करने के लिए एक निश्चित मानक संचालन प्रक्रिया बनाने को कहा था। हिंदू समाज को यह बताया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। एसआईटी ने भी जिस तरह दान राशि का साप्ताहिक ऑडिट कराने का सुझाव दिया, उससे यही पता चलता है कि यह एक ऐसा बुनियादी काम था जो पहले दिन से किया जाना चाहिए था। ट्रस्ट की गलती केवल इतनी ही नहीं कि उसने दान राशि का प्रबंधन उचित तरीके से करने की ठोस व्यवस्था नहीं की, इसे भी उसकी गलती कहा जाएगा कि चढ़ावा चोरी प्रकरण पर उसने तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज कराने की ज़रूरत नहीं समझी। कम से कम अब तो यह काम किया ही जाना चाहिए। वैसे भी एसआईटी ने इसकी सिफारिश कर दी है। यह पहली बार नहीं जब किसी मंदिर की दान राशि में गड़बड़ी का मामला सामने आया हो। ऐसा ही कुछ और मंदिरों के मामले में सामने आ चुका है। इन स्थितियों में सभी मंदिरों को दान राशि के प्रबंधन के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए जिसमें किसी तरह की खामी और खराबी न हो। राजधानी के छतरपुर में फुटपाथ पर सोती बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस का उन 3
कैब सेवा प्रदाता कंपनियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने का निर्णय सर्वथा उचित है। जिन कंपनियों में आरोपित कैब चालक पंजीकृत था, यह निश्चित तौर पर अत्यंत गंभीर मामला है कि उक्त कैब चालक पर बिहार के खगड़िया जिले में पहले से छेड़छाड़, दंगे व हत्या के प्रयास के 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह कई बार जेल भी जा चुका है। कैब सेवा में यात्रा करने के दौरान यात्रियों में सुरक्षा की भावना इसलिए होती है क्योंकि वे यह समझते हैं कि कैब सेवा प्रदाता कंपनियों में कैब चालकों का पंजीकरण करते समय जांच और सत्यापन के सख्त नियमों का पालन किया जाता है। लेकिन छतरपुर की घटना ने इन कंपनियों के कामकाज की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली पुलिस को इन कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करने के साथ ही वर्तमान में इनके सभी कैब चालकों का सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि इनमें सवार होने वाले यात्री सुरक्षित रहें। पुणे के युवा उद्यमी केतन अग्रवाल के साथ बेवफाई और कत्ल का जो जघन्य मामला सामने आया है, उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। उनकी उम्र महज 25 वर्ष थी और वह बीते महीनों से अपनी शादी की तैयारी में लगे थे। उनकी 20 वर्षीय मंगेतर भी तैयारियों का दिखावा कर रही थी। इस होने वाली दुल्हन ने बनते रिश्ते का ही नहीं बल्कि होने वाले दूल्हे की जिंदगी का भी अंत कर दिया। किसी अवांछित या अप्रिय रिश्ते से बचने के दूसरे भी उपाय हो सकते हैं, पर सीधे हत्या कर देना संवैधानिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से सरासर गलत है। यहाँ प्रेम विवाह नहीं, एक पारंपरिक विवाह की तैयारी थी जहाँ सर्वाधिक दोष लड़की के अभिभावकों का है, जिन्होंने अपनी बेटी पर यह रिश्ता लादा। अभिभावक यदि सजग रहते तो यह नौबत नहीं आती। बच्चे बुरी संगत में बिगड़ रहे हैं या अच्छी संगत में आगे बढ़ रहे हैं, क्या यह अभिभावकों की चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? अपने बच्चों को पूरी आज़ादी दे रहे अभिभावकों को अपना थोड़ा सा कीमती वक्त उन्हें जानने समझने के लिए ज़रूर खर्च करना चाहिए। ऐसे अपराधों के प्रति लोक ही नहीं, तंत्र को भी सजग होना पड़ेगा। बीते वर्ष के ही 2 चर्चित मामले हैं। मेरठ के मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत को उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने बेरहमी से काटकर नीले ड्रम में चुनवा दिया, तो इंदौर के राजा रघुवंशी को उसकी नई नवेली पत्नी मारने के लिए मेघालय ले गईं। हमें गौर करना चाहिए कि क्या इन 2 मामलों में न्याय का चक्र पूरा हो चुका है? क्या लोगों तक न्याय का संदेश स्पष्टता के साथ पहुंच चुका है? कहीं न कहीं कानून ऐसे जघन्य अपराधों का मुंहतोड़ जवाब देने में चूक जा रहा है। जिस समाज में इंसाफ की आवाज़ पुरजोर सुनाई पड़ती है, उसी समाज में अपराधों पर अंकुश रहता है। अब सवाल खड़ा होता है कि पुणे के युवा उद्यमी केतन अग्रवाल को कब तक न्याय मिलेगा? कानून व्यवस्था कब मिसाल पेश करेगी? हमें यह समझना होगा कि ऐसे अपराध होने से पूर्व कुछ संकेत
अवश्य मिलते हैं। इन मामलों में भी कई संकेत स्पष्ट थे, पर परिवारों व समाजों में दिल की दूरियां बढ़ रही हैं और दिखावा तेजी से बढ़ रहा है। पुणे के इस मामले में भी सभी दिखावे में लगे थे। सगाई का जश्न था, फोटोशूट की वैश्विक योजनाएं थीं, फेरों की आलीशान तैयारियां थीं, लेकिन अंदर से सब कुछ खोखला साबित हुआ। दिखावे के ऐसे दर्पण में सभी को अपना चेहरा जरूर परखना चाहिए। हमारी खुद की हकीकत हमारे हाथों से कहीं फिसल तो नहीं गई है। पति पत्नी के बीच हिंसा के प्रति हमें ज़्यादा मानवीय होना पड़ेगा। हालात और आंकड़े किसी भी संवेदनशील इंसान को रुला सकते हैं। ध्यान रहे, हर बार पत्नी ही बेवफा नहीं होती। आंकड़े बताते हैं, पति द्वारा पत्नी हत्या के प्रतिवर्ष करीब 7,000 मामले सामने आते हैं, जबकि पत्नी द्वारा पति की हत्या के करीब 300 मामले दर्ज होते हैं। अतः रिश्तों में बढ़ती बेवफाई को समग्रता में देखना पड़ेगा। आधुनिक समाज की एक बुनियाद है मुखरता, लेकिन मुखरता में ऐसी समझदारी होनी चाहिए कि हिंसा के लिए रत्ती भर भी जगह न बन पाए। जब कोई रिश्ता चलाने लायक न रहे तो हिंसा करने से बेहतर है